हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका की विषय भूगोल का कार्यपत्रक 5 को अच्छी तरह से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक दिया गया है यहाँ पर 5 और इसमें दक्षता दी गई है। विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में रहने वाले लोगों के जीवन तथा भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन के अंतर संबंध स्थापित करते हैं। यानी जो विभिन्न जलवायु प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन और जो भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन के बीच संबंध स्थापित करना जो है वो यहाँ दक्षता होगी इसकी। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मानचित्र दिया गया है। ये भारत का मानचित्र है और इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये इलाका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का इलाका है और यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से स्पष्ट करके ये चित्र इसमें दिखाया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को अच्छी तरह से यहाँ पर भी दर्शाया गया है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। अब आगे यहाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ इसने पूछा है कि दिए गए भारत के मानचित्र पर आप किस जलवायु प्रदेश को देख पा रहे हैं। तो किस जलवायु प्रदेश को देखा है हमने? अभी मैंने आपको इसका नाम भी बताया था, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये हमने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया है। अब आगे इसने कहा है कि मैदानी भागों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। मैदानी भागों की बात है तो मैदानी भागों में कृषि की जाती है, उद्योग धंधे हैं, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, व्यापार किया जाता है। अब आगे यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, देखिए एक बार। और इसने पूछा है कि चित्र में की जाने वाली क्रियाओं का विश्लेषण करें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या क्रिया हो रही है बताओ? धान की फसल जो है वो उगाई जा रही है, धान रोपण किया जा रहा है। और यहाँ पर ये चाय के बागान दिखाए गए हैं। दूसरी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये चाय के बागान दिखाए गए हैं और यहाँ पर खाली स्थान जो है वो हमें भरने हैं। अब यहाँ दिया है कि डैश भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कौन सी है खाद्यान्न फसल भारत की? वो है बच्चों धान या चावल भी बोलते हैं इसे, धान या चावल। अब आगे इसने पूछा है कि उत्तर पूर्वी भारत डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है बताओ? चाय की खेती के लिए। यहाँ लिखेंगे हम चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आगे दिया है चाय एक डैश फसल है। वो खाद्यान्न फसल है या पेय फसल है? चाय पी जाती है ना, खाई नहीं जाती है ना। जो खाई जाती है वो खाद्यान्न फसल होती है, पिए जाने वाली जो है वो पेय फसल होती है। तो चाय जो है वो पेय फसल है। यहाँ पर आपको लिख भी देना है पेय फसल, अच्छी तरह से आप खुद लिखेंगे। आगे इसने कहा है सीढ़ीदार खेती डैश क्षेत्रों में की जाती हैं, ढलवां क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आएगा ढलवां क्षेत्रों में। ये वाला सीढ़ीदार खेती जो है वो ढलवां क्षेत्रों में की जाती है। अब आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यह किस भौतिक स्वरूप से संबंधित स्थलाकृतिक चित्र है। यहाँ पर देखो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। किस स्थलाकृति का चित्र है? ये चित्र जो है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है।
ठीक है, लिखेंगे शुष्क मरुस्थलीय अक्षेत्र। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है इसने पूछा है कि भारत अक्षेत्र में पाई जाने इस प्रकार की स्थलाकृति का नाम बताइए। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक रखी है इसने कहा है कि भारत क्षेत्र में पाए जाने वाले इस प्रकार की स्थलाकृति जो भारत में पाई जाती है उसका नाम बताना है। तो भारत में पाया जाता है थार मरुस्थल, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है और आप इसे याद भी कर लें। आगे पूछा है इसने कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे बच्चों कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं जिनकी छाल मोटी होती है। इसके अलावा कैक्टस, नीम, खेजड़ी जैसी जड़ी बूटी के पौधे भी पाए जाते हैं। ये पानी का बहुत कम प्रयोग करते हैं। अब आगे है कि रेगिस्तान का जहाज, यहाँ इसने पूछा है किस पशु को कहते हैं। बताओ बच्चों, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊंट को, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऐसे आपको ये पूरा लिख देना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मानचित्रों को ध्यानपूर्वक देखते हुए उष्ण और ठंडे मरुस्थलों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर ये भारत के ये जो है कुछ मानचित्र दिए गए हैं। इसमें यहाँ देखिए, ये एक मानचित्र ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। अब इसमें पूछा है कि उष्ण और ठंडे मरुस्थलों के नाम बताने हैं। तो हमें यहाँ नीचे जो है इनके नाम लिख देने हैं। इसमें उष्ण में पूछा है इसने, उष्ण और ठंडे में, तो उष्ण में तो आ जाते हैं सहारा मरुस्थल है और थार, ये हैं उष्ण में। और आगे ठंडे में पूछा है, यहाँ देखिए, ये देखिए उष्ण और ठंडे मरुस्थलों में पूछा है। उष्ण में तो आपको मैंने अभी बताया ही है, सहारा, और दूसरा है थार। और अब ठंडे मरुस्थल में लिखते हैं हम यहाँ पर, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख देना है। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं ठीक से लिख भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ठंडे मरुस्थल में लिखेंगे हम, मरुस्थलों के नाम जो है वो एक है गोबी, एक है एंटार्क्टिका का मरुस्थल, एंटार्क्टिका का मरुस्थल। ठीक है, दो तो ये हो गए। और इसके अलावा है ना, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल है एक, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल, ये ठंडे मरुस्थल में आ जाते हैं। अब आगे यहाँ पर इसने कहा है कि किस प्रकार उष्ण और ठंडे मरुस्थल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उष्ण मरुस्थल और ये है ठंडे मरुस्थल, किस तरह से भिन्न है ये पूछा है। तो बच्चों, उष्ण मरुस्थल जो होता है उसमें तापमान अधिक होता है। तो आप ये लाइन पूरी लिखना है यहाँ पर पहले नंबर पर कि उष्ण मरुस्थल में तापमान अधिक होता है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ अधिक तापमान, ऐसे कर देती हूँ, अधिक तापमान, इसमें जो है वो तापमान अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ ठंडे मरुस्थल में कम तापमान, यहाँ आ जाएगा कम तापमान होता है।
इसमें उष्ण मरुस्थल में क्या होता है, धूप और रेत की अधिकता होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा धूप और रेत की अधिकता। इसमें धूप और रेत की अधिकता होती है। लेकिन ठंडा जो मरुस्थल है उसमें बर्फ और हिम से भूमि ढकी होती है। इसमें लिखेंगे हम भूमि बर्फ व हिम से ढकी होती है। ठीक है बच्चों। और तीसरा भी है यहाँ पर पॉइंट कि ये उष्ण मरुस्थल होते हैं बच्चों, ये लाल या नारंगी होते हैं। लाल या नारंगी होते हैं। ठीक है, ये भी लिख देना है यहाँ पर, ये लाल या नारंगी होते हैं। और ये जो ठंडे मरुस्थल हैं ये धूसर होते हैं। धूसर होते हैं, ऐसे लिखना। अब आगे तो बच्चों राजनीति शास्त्र जो है आ जाता है आपकी उड़ान में, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।